नमस्कार, मैं पंकज अरोड़ा स्वागत करता हूँ आपका अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर जीके संबंधित अपन पहला टॉपिक लेंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट से संबंधित पर्यावरण। पर्यावरण है जो आपका आने वाले आगामी आरपीएससी के संबंधित एग्जामों के अंदर आपका क्लियर करेगा। आरपीएससी के इन एग्जामों के अंदर सबसे बेहतरीन जो एग्जाम रहेगा आपका, सर्वप्रथम ये पटवार की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर भी पर्यावरण से संबंधित आपका एक अलग से टॉपिक क्लियर दिया हुआ है। रिट है, उसमें भी अपन का क्लियर होगा। और अगर मैं बात करूँ ये राजस्थान पुलिस, इसके अंदर भी आपकी इससे संबंधित क्या है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। मेरा टेलीग्राम का जो कोड है वो है पंकज सर जी के। आप मुझे सर्च कर सकते हैं और आप वहां पर मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई भी कोर्स लेते हैं, कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो आप मेरा ये कोड है PNKJ10 आप लगा करके आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें प्लस कोर्स की, तो ये यहाँ पर प्लस कोर्स लेने का फायदा ये रहेगा कि एक ही अगर आपने यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके अंदर सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आपका कोई भी टीचर जो पसंद है उससे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप सीधी बातचीत कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट सेशन है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपका जो वीडियो है ऑनलाइन अगर आपके उसके अंदर नहीं देख पाए तो आप उसको ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पर आपका जो बात करें तो वीकली क्विजेज और आपका क्लास का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो क्लासेस का जो मीडियम रहेगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाईलैंग्वेज आपका रहेगा। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन के अंदर सबसे पहला समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, एबायोटिक या बायोटिक घटक, चीजें जो हमको घेरती है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर है नंबर 2, एबायोटिक और बायोटिक घटक। एबायोटिक और बायोटिक घटक की बात करें, पर्यावरण के अनेक तत्वों से मिलकर का बना है पर्यावरण। जिसके अंदर हम बात करें बायोटिक और एबायोटिक की, तो बायोटिक के अंदर अगर हम बात करें तो बायोटिक के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर आपकी ये कोई भी मृदा वगैरह से संबंधित ये चीजें होती है, जो सारी इसके अंदर क्लियर की जाती है। प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह सब किसके अंदर आता है, बायोटिक के अंदर। और एबायोटिक के अंदर की जो बात की जाए तो एबायोटिक के अंदर आपके सारे के सारे ये हवा या आपका तापमान, आपका जल, इससे संबंधित जो सारी चीज होती है वो किसके अंदर आती है, एबायोटिक के अंदर। तो पर्यावरण की परिभाषा को हम यहाँ पर लेते हैं कि सारी जो घटित हो रही घटनाएं जो एक चक्कर के रूप में चलती हैं वो सब की सब क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित क्या होती है, परिभाषा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखिए साइंस के अंदर भी चला जाता है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे, देखिए 4 ऑप्शन को अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, जूल की अगर हम बात करें तो जूल है वो किसकी इकाई होती है, बताइए। जूल वो जो इकाई होती है वो किसकी होती है, कार्य की। अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन है वो किसकी इकाई होती है, यहाँ पर बल की। किसकी इकाई होती है, बल की। ठीक है, डेसिबल। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डेसिबल। डेसिबल की बात करें तो हमारी जो श्रवण शक्ति है वो सिर्फ सामान्य, अगर मनुष्य की बात करें तो 25 से 30 डेसिबल तक की श्रवण शक्ति होती है, वो सामान्य ध्वनि तक अपन सुन सकते हैं। अगर ये क्रॉस कर जाता है 80 से अबो डेसिबल हो जाता है तो वो सारा का सारा किसके अंदर लिया जाएगा, ध्वनि प्रदूषण में। अगर कहीं पर भी ध्वनि की जो मात्रा 80 से ज्यादा होती है, 80 डेसिबल से ज्यादा होती है, तो यहाँ तक मनुष्यों के कानों के पर्दे तक फट सकते हैं। 120 डेसिबल से अधिक होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है दोस्तों, घातक होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अगला है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें हिमानी के द्वारा होने वाले निर्माणों की अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं। यू आकार की घाटी अगर इसकी बात करें, दूसरा आ रहा है लेपीज आ रहा है उसकी बात करें, वी आकार की घाटी उसकी बात करें, और जलप्रपातों की हम क्या करें, बात करें। ठीक है, इसका आंसर आता है वो आता है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यू आकार की अगर हम घाटी की बात करें तो यू आकार की घाटी के अंदर यहाँ पर जो इसका जो निर्माण हुआ है वो हिमनदों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, हिमनदों के द्वारा। ठीक है ना, यू आकार यानी कि ये जो घाटी है वो कुछ इस प्रकार से, और हिमनद से जो इसका जो आकार यहाँ पर बन गया हिमनद, यानी कि कोई भी बर्फ के ऊपर कोई भी पहाड़ी के ऊपर जमी हुई बर्फ जब पिघल करके नीचे आती है तो उसके द्वारा कटाव के द्वारा काटी गई जो एक घाटी है पूरी की पूरी, वो अंग्रेजी के किस आकार में हो जाती है, यू आकार में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगली अगर बात करें, अगले क्वेश्चन को अगले करेक्शन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियों संबंधित क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी अगर हम इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंधु नदी वो है, वो तिब्बत हिमालय के इन क्षेत्र से निकलती है, निकल करके जम्मू कश्मीर होती है, पाकिस्तान होती है, सिंधु नदी यहाँ पर
अरब सागर के इस क्षेत्र के अंदर गिर जाती है। नर्मदा ताप्ती की बात करें एमपी और इन क्षेत्रों से निकल करके ये सीधी की अरब सागर में गिर जाती है। जबकि स्वर्ण रेखा जो नदी है दोस्तों, स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें, ये जो है ये झारखंड राज्य, कौन से राज्य से निकलती है? झारखंड राज्य से निकलती है। झारखंड राज्य में यह बहने वाली एक नदी है जो रांची नगर के 16 किलोमीटर के एरिया के अंदर या नगरी पहाड़ी गांव से निकलती है और निकल करके ये रानी चुआ नामक स्थान से निकल के बालकसर के नाम से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और बाकी की जो नदियों की बात करें, ताप्ती, नर्मदा और क्या बोलते हैं सिंधु नदी, ये तीनों नदियां हैं वो जाकर के किसके अंदर गिर जाती है? अरब सागर के अंदर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो है किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखिएगा शाकाहारी कौन होते हैं। देखिए सबसे पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता और अपघटन करता। अगर देखिए हम एक पिरामिड की बात करें तो अगर इसी ऊर्जा का पिरामिड हम लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले चीज आती है वो आती है घास। वो क्या आती है? घास। अगर इस घास को लें तो देखिए दोस्तों ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और यहाँ पर इस घास के लिए जिन चीजों का घटकों का उपयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। ये प्राथमिक यानी फर्स्ट स्टेज आते है। अब इसके बाद में इन घास को खाने वाले शाकाहारी जीव किसके अंदर आते हैं? सेकंड उपभोक्ता के अंदर। किसमें आते हैं? सेकंड। और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले किसके अंदर आते हैं? थर्ड के अंदर। किसमें आते हैं? थर्ड में। और इन शाकाहारी को खाने वाले थर्ड के अंदर क्या क्या कहलाए? मांसाहारी। क्या कहलाए? मांसाहारी। और इन मांसाहारियों कहलाने वाले, इनको खाने वाले ये कहलाते हैं चतुर्थ कह सकते हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं चरम उपभोक्ता। क्या कह सकते हैं? चरम उपभोक्ता। तो इसका आंसर जो अगर बात करें तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा तो वो कहलाता है द्वितीयक उपभोक्ता। और इसका आंसर क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। क्लियर? अगली चर्चा, अगली जो है उसकी बात करते हैं। उसके अंदर आएगा, सॉरी ये जो था इसके अंदर द्वितीयक का ना करके ये कहलाएगा प्रथम। जो शाकाहारी हमने मांसाहारी में ले गया था ये तो प्रथम शाकाहारी, तो प्रथम शाकाहारी किसके अंदर आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। किसमें आएगा? प्राथमिक। अगला, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर आपकी चार चीजें दे रखी हैं। जैव भू रासायनिक चक्कर कहलाया, रासायनिक चक्कर कहलाया, भूगर्भिक चक्कर कहलाया, भू रासायनिक चक्कर कहलाया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पहले क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर है वो आता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्कर। जैव भू रासायनिक चक्कर क्या होता है कि कोई भी जीव उसने घास वगैरह वहां से खा करके वो अपना जीवन निर्वाह करके और वापस मर्त होकर के वो मिट्टी के अंदर दब करके वापस उससे घास वगैरह, तो ये जो एक चक्कर कहलाया पूरा का पूरा क्या कहलाया? जैव भू रासायनिक चक्कर। क्लियर? अगला आता है निम्नलिखित दिनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम। देखिए पेट्रोल, डीजल और कोयला ये हम सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल आप जानते हैं इससे भी प्रदूषण होता है, डीजल से भी होता है, कोयला से भी होता है। अगला जो इसका जो आंसर हम बात करें तो वो आंसर आता है हाइड्रोजन। अरे किसकी बात करें? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एकदम न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है। कौन सा है? न्यूनतम। अरे किस प्रकार से है? न्यूनतम। हाइड्रोजन प्लस आजकल की जो गैसें आ रही है वो कौन सा है? हीलियम। ये दो गैसें हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए आता है। और जबकि कोयला, पेट्रोल, डीजल इनको जलाने पर हानिकारक जो गैसें हैं वो उत्पन्न होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से, ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बात है 3 दिसंबर 1994 की, सॉरी 84 की, 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसके अंदर लगभग बताया गया कि 15,000 से ज्यादा कारखाने काम करने वाले व्यक्तियों की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। अरे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसके अंदर इफेक्टेड हुए थे दोस्तों। और ये जो बाकी की अगर ये बात करें बहुत ही हानिकारक गैस थी। और बाकी की ये जो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही किस प्रकार की गैसें आती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। किस प्रकार गैसें आती हैं? ग्रीन हाउस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है? ठीक है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो मरुस्थलीय के अंदर देखिए दोस्तों महोगनी, फर और चंदर ये तीनों जो है वो वृक्षों के अंदर आते हैं। जबकि आपने देखा होगा केक्टस
यानी कि जो थोर जिसके अंदर छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं। मरुस्थल में प्रकृति क्या होती है, देखिए वहां पे सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है और एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो क्या है कि इन पत्तियों से उनकी जो नमी है उनको नहीं सोख सकता, क्योंकि इसकी पत्तियां होती है, वो पत्तियों का रूप होता है वो किस में होता है, कांटेदार। किस रूप में होता है, कांटेदार होने की वजह से ये यहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और इसके अंदर जो कांटेदार वनस्पति मरुस्थल के अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केक्टस। अरे कौन सा आंसर होगा, केक्टस। क्लियर, आगे बात करते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए दोस्तों, ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। देखिए ग्रीन मफलर की अगर बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण। कौन सा होगा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे, देखिए बड़े बड़े शहरों के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर कल कारखाने वगैरह, गाड़ियां वगैरह जो गुजरती हैं, तो उसके आसपास आपने देखा होगा कई बार घने पेड़ों को लगा दिया जाता है। अब इस आबादी के अंदर घने पेड़ों को लगा दिया जाता है, तो ये घने पेड़ क्या करते हैं कि ये जो उत्पन्न हो रही है यहाँ से ध्वनि, इन ध्वनि को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ों की जो प्रकृति होती है, इनकी जो ये पत्तियां होती हैं, ये क्या करती है, ध्वनि को अवशोषित कर लेती है और इस अवशोषित करने से किसकी कमी आती है, ध्वनि प्रदूषण की। तो इस प्रकार से इन पेड़ों को लगाना किनारे पर एक ही पंक्ति के अंदर घनेदार, वो क्या योजना कहलाई, ग्रीन मफलर। दोस्तों क्या कहलाई, ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन देखिए, भू पारिस्थितिकीय तंत्र के में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी पिरामिड की बात करें, तो सबसे मैंने बताया था कि यहाँ पर सर्वप्रथम जो अपघटक है, जो सर्वप्रथम ये उपभोक्ता है, ये अपघटन है, ये किसके द्वारा, कोई भी घास वगैरह, कोई भी पेड़ पौधे वगैरह। तो ये पेड़ पौधे वगैरह है जो अपनी ये ऊर्जा लेते हैं, यानी कि ये उष्मा लेते हैं, यानी कि क्या लेते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो कौन सा होता है, सूर्य। ना पृथ्वी आएगा, ना चंद्रमा आएगा, ना शुक्र आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा लेने वाले यहाँ पर उष्मा का जो स्रोत है, तो इसका जो आंसर है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा आएगा दोस्तों, सूर्य। क्लियर, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला आता है थोड़ा सा, ये देखिए मानव भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आ गया। टाइटन किस ग्रह का, सॉरी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन की अगर बात करें तो टाइटन है, ये किसका उपग्रह है, तो टाइटन उपग्रह है वो किसका है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए सौर मंडल के अंदर जो शनि जो ग्रह है, वो शनि जुपिटर के बाद में दूसरा आकार के अंदर सबसे बड़ा क्या है, ग्रह। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, शनि। ठीक है, और शनि ग्रह के लगभग दोस्तों 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 62। इन 62 उपग्रहों के अंदर दोस्तों इसका जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, टाइटन का। किसका नाम आता है, टाइटन का। ठीक है, और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। क्लियर, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे कि बात करें मीमांसा, ठीक है, और बात करें यहाँ पर टेथिस, बात करें डियोन, बात करें रियोन, बात करें हाइपोथेयस। ठीक है, ये सारे उपग्रह किसके हैं, शनि के। क्लियर, ठीक है। बात करें तो बुध और शुक्र का तो कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि वरुण के लगभग 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 13। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शनि। यानी टाइटन किसका प्राकृतिक उपग्रह है, आ गया दोस्तों, शनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, ठीक है। देखिए कपास, इससे आपको पता है कि ऊन वगैरह का उत्पादन करने के लिए, गन्ना, आलू। जबकि जेट्रोफा भी यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर बायोडीजल के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, जेट्रोफा। यह अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इन क्षेत्रों के अंदर जो भी ट्रॉपिकल क्षेत्र है उसके अंदर इस फसल का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है, जेट्रोफा। ठीक है, इसके बीजों से दोस्तों लगभग 25 से 30% क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तेल। इसका आंसर बायोडीजल वाली जो फसल है इसकी बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, जेट्रोफा। अरे कौन सा आ जाएगा, जेट्रोफा। क्लियर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूं
अधिनियम का मतलब हो गया एक तरह का एक क्या पारित करना, एक कानून बनाना। एक क्या बनाना? कानून बनाना। क्लियर? देखिए, पर्यावरण का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 5 जून 1972 और ये हुआ था स्टॉकहोम। कहाँ हुआ था? 1972 स्टॉकहोम के अंदर पर्यावरण का क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर एक यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और वो बनाया गया था 1986 में। कब बनाया गया था? 1900 दोस्तों 86 के अंदर। क्लियर? सॉरी, ये पहला जो इसका जो ऑप्शन है ये आएगा 1986। क्लियर? तो इसका ये 1986 देगा। तो संपूर्ण भारत के अंदर भी जो लागू किया था वो कब किया था? 1986 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला जो बात करें, अगला देखिए, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब हो गया दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि अक्सर हम उपयोग कर रहे ईंधनों से, हम उपयोग कर रहे कुछ गैसों से, जिसमें CFC वगैरह सब आ जाती हैं। ठीक है? और दोस्तों यहाँ पर इसकी मात्रा में वृद्धि होने से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होने से? वृद्धि होने से ये जो तापमान है ये क्या होता जा रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है कि जगह जगह आ रही बाढ़, तूफान, कहीं भी आ रहे बड़े बड़े यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के तमाम बीमारियाँ, ये सब किसका कारण है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है? तो ये हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि, ये नहीं है कारण। जो क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जैव विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। ठीक है? शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण घास के मैदान, सवाया, जहां पर सर्वाधिक बारिश क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा संबंधित यानी सदाबहार वर्षा वाले वन। तो सदाबहार वर्षा वाले वनों के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अगला जाते हैं। निम्न से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो लावा है, लावा बिल्कुल गर्म होता है और गर्म होने के बाद में लावा होता है ठंडा, और ठंडा होने के बाद में तब्दील हो जाता है राख में, और राख का जो रंग होता है हमेशा कैसा होता है? काला। तो यहाँ पर जो मिट्टी आएगी तो मिट्टी भी कौन सी आएगी? काली मिट्टी। तो लावा के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी। भारत के अंदर लगभग अगर बात की जाए लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंदर ये काली मिट्टी क्या पाई जाती है? पाई जाती है। और सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र का। कौन सा पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक पोटास, चूना, मैग्नीशियम, और विभिन्न प्रकार के इसमें खनिज लवण पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। पानी की वजह से यहाँ पर कपास की खेती और जिन फसलों के अंदर विटामिन C पाया जाता है उनकी खेती सर्वाधिक होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है दोस्तों? रोकती है। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने 4 मंडल आते हैं। जिसके अंदर मनुष्य निवास करता है वो मंडल कहलाता है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। बात करें अगला जो मंडल है जहाँ पर वायुयान यानी कि ये हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कहलाता है जहाँ पर तापमान समान रहे यानी समताप, और समताप के ऊपर
जस्ट एक और मंडल होता है, ये समताप से जुड़ा आता है, वो कहलाता है ओजोन। कौन सा कहलाता है? ओजोन। हम समताप को ही ओजोन कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मध्य मंडल आ जाता है, आयन मंडल आ जाता है, बाह्य मंडल आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो कौन सी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन सी रोकती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। देखिए, पराबैंगनी जो किरणें होती है दोस्तों, वो सर्वाधिक हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक। क्या होती है? हानिकारक। ये हानिकारक होती है और ये कैंसर के तत्वों को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की जो जिम्मेदार किरण होती है वो कौन सी होती है? पराबैंगनी। पराबैंगनी है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर AC वगैरह के अंदर जो डाला जाता है, इसकी वजह से इसका क्या होता है? हास्य हो रहा है। किसका हास्य हो रहा है? इस ओजोन परत का। किसका? ओजोन परत का, जिससे ये पराबैंगनी किरणें यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अगर बात करें, देखिएगा दोस्तों, अगर ये ओजोन परत की जो खोज है, इसकी जो खोज है वो 1913 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फेबरी चार्ल्स। क्या नाम था? फेबरी चार्ल्स। और दूसरे व्यक्ति थे हेनरी बुशोन। हेनरी बुशोन 1913 में इस ओजोन परत की क्या की थी? उन्होंने खोज की थी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है? देखिए, देवदार के वृक्ष, चीड़ का वृक्ष और ओक का वृक्ष, ये एक नॉर्मल वृक्षों की कैटेगरी में आती है। जबकि आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक जो निर्माण किया जाता है, यानी कीटनाशकों का जो निर्माण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? नीम का जो पेड़ है उसके द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारी भी त्वचा के ऊपर कोई भी किसी प्रकार के फोड़े फुंसी वगैरह जो होते हैं, उनको मिटाने के लिए हम नीम की छाल वगैरह का, नीम के जो पत्ते होते हैं, इनका प्रयोग करके क्या कर देते हैं? तो एक तरह का ये एंटीबायोटिक का काम करता है। और जैविक जो कीटनाशक का जो प्रयोग, जो उत्पादक होता है, वो भी कौन सा होता है दोस्तों? नीम। कौन सा होता है? नीम। क्लियर? अगला आता है दोस्तों, प्लेग एक किस प्रकार की है? थोड़ा सा एक क्वेश्चन चला गया। तो अगर बात करें, जैसे इसमें साइंस से संबंधित जीवाणु जनित किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित। ठीक है। वैसे ये जो प्लेग है ये एक चूहे से फैलती, किससे फैलती है? चूहों के द्वारा। ठीक है। चूहों के द्वारा क्या होती है? फैलती है। और मनुष्य के संपर्क में आने पर मनुष्य को कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? प्लेग हो जाती है। कौन सी हो जाती है? प्लेग। ठीक है। और इसमें प्लेग का अगर बात करें, निमोनिया, जिसको हम हल्का बुखार वगैरह जो बिल्कुल खत्म नहीं होता है, वो हो जाता है इससे। गैसीय अवशिष्ट क्या है? गैसीय अवशिष्ट। ठीक है। गैसीय अवशिष्ट, घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय, तो गैस की बात करें, जाहिर सी बात है लकड़ी और कोयला से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, यानी धुआं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्लियर? अगला देखिए, अगला है कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? ठीक है। बीज द्वारा, बीजाणु द्वारा, फल द्वारा, कायिक जनन द्वारा। ठीक है। देखिए दोस्तों, कायिक जनन की अगर बात करें तो कायिक जनन के अंदर क्या होता है? ये एक तरह से अगर हम बात करें संकर चीजें, ठीक है, संकर, ठीक है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं क्लोनिंग। क्या कह सकते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग से जो उत्पन्न किया जाता है, क्लोन बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें, ये गुलाब का पौधा है, इससे ये टहनी काट करके दूसरी जगह इसको बना दिया, तो एक प्रकार से किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया दोस्तों? वेजिटेरियन, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम वेजिटेटिव, यानी कि कायिक जनन द्वारा इसका होता है। क्लियर? आगे बात करें, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? यानी कि हम बात करें कि किसी एक जीव की खाल के ऊपर या उसकी त्वचा के ऊपर कोई दूसरे जीव उसके साथ में जिंदा रहते हैं। ठीक है। यानी कि इसकी खाल के ऊपर ही उसका किसका निर्माण होता है? भोजन। उसके साथ साथ जीते हैं।
तो साथ साथ ही जीना भोजन, तो वो क्या कहलाया? सहभोज। क्या कहलाया? सहभोज। हमारा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है सहभोज। ठीक है। परजीवी, ध्यान रखिए, यह मनुष्य के शरीर वगैरह के अंदर कहीं भी उत्पादक, ये मतोपजीवी, सहजीवी, ये साथ में जीने वाले, और साथ में भोजन उसकी त्वचा को लेकर वो क्या कहलाया? स्वभोज। क्या कहलाया? स्वभोज। अगला लेते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल क्या कहलाया? देखिए, जैसा कि हमने अभी बात की थी, मोर का पोषण तल क्या कहलाया? सबसे पहले कोई भी पौधे के ऊपर कोई भी लग गया क्या? कीड़ा। कीड़े को कोई भी खा गया, कौन? जैसे कोई भी कीड़ा वगैरह, चूहा वगैरह, उसको कौन खा गया? सांप। और सांप को कौन खाया दोस्तों? मोर। अरे कौन खाया? मोर। तो मोर खा गया, और इसमें सबसे अंतिम यानी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, तो इसका सबसे अंतिम आ रहा है, शीर्ष पर सबसे लास्ट में आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ठीक है, कायांतरित चट्टानों की बात कर रहे हैं। कायांतरित चट्टानों की अगर बात की जाए तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले मैग्मा से जिसका निर्माण होता है, और मैग्मा के जमने से जिसका निर्माण होता है, वो कहलाती है कायांतरित। कौन सी कहलाती है? कायांतरित। अरे क्या कहलाती है? कायांतरित। और कायांतरित चट्टाने के अंदर किसका निर्माण होता है दोस्तों? संगमरमर का। किसका निर्माण होता है? संगमरमर का। हम बात कर सकते हैं इसके अंदर निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, ग्रेनाइट का नहीं होता यहाँ पर, संगमरमर का। किसका उत्पादन होता है? संगमरमर का। यानी कि एक प्रकार के ये तलछट वाली, या हम कह सकते हैं परतदार चट्टानें। कैसी होती हैं? तलछट वाली या फिर परतदार चट्टानें। क्लियर? अगला, महासागरों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपको पता है कि महासागर यानी सागरों का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा। कैसा होता है? खारा। खारा। खारा होने से क्या चीज? नमक। नमक का सूत्र NaCl। ठीक है, यानी कि बात करें इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि सोडियम क्लोराइड, या ये आएगा इसका आंसर सोडियम क्लोराइड। क्या आएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलता है? बलुई, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर पहाड़ों से जो नदियां वगैरह निकलती हैं वो अपने साथ में तलछट को यानी कि अपने साथ में जमाव को बहा करके लाती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं। यहाँ पर जमी हुई मिट्टी कहलाती है दोस्तों जलोढ़। क्या कहलाती है? जलोढ़। ठीक है, और जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों वो सर्वाधिक रूप से एलुविल सॉइल जिसकी बात करें वो सर्वाधिक रूप से भारत के अंदर मिलती है, और ये सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त होती है? कृषि के लिए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं उपजाऊ। ठीक है, और भी इसके अंदर कई प्रकार होते हैं, खादर, बांगर, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो वो कौन सी मिट्टी आएगी? जलोढ़ मिट्टी। इसको हम एक टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। अगला आता है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये कोई भी घास वगैरह और इसको जो खाएंगे वो कौन खाएंगे? शाकाहारी खाएंगे। तो शाकाहारी जो खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कौन से चरण के उपभोक्ता हो जाएंगे? प्रथम चरण के। कौन से हो जाएंगे? प्रथम। इनको खाने वाले द्वितीय, उसके बाद में तृतीयक। क्लियर? ये चीजें सारी की सारी किसमें आ जाती हैं? अब गठन वगैरह के अंदर आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के शिक्षा में समस्या व समाधान विधि का गुण क्या है? सृजनात्मक, लक्ष्य, चयनात्मक, इसमें सारा आंसर होगा, उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, एनवायरमेंट, एजुकेशन वगैरह सब आज इसके अंदर आ जाता है। अगला, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? दोस्तों इकोसिस्टम की सही परिभाषा, इकोसिस्टम की अगर सही परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो आता है देखिएगा, किसी स्थान का अजीव घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र के जो क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं
जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जब भी बात की देखिएगा, घास पेड़ पौधे उनको खाने वाले प्रथम चरण, द्वितीयक चरण, तृतीयक चरण, तो जाहिर सी बात है ये इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी, जीव समुदाय और उसका क्या है। क्लियर दोस्तों। अगला अब इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप की तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है दोस्तों सिस्मोग्राफ से। किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से किसकी नापी जाती है, भूकंप की। ठीक है, और जो ये रिएक्टर होता है ये 0 से 9 रिएक्टर पैमाने का। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पर ये 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको क्लियर करते हैं। इनको क्लियर कर दिया अपन ने पूरा, इसके ऑप्शन के साथ में हमने आंसर बताए इसको। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम एक